आज की ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास में सभी एनसीसी कैडेट्स का स्वागत है। वेलकम, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। जैसा कि आप जानते हो कि हाइजीन, स्वच्छता एक ऐसा वर्ड है जिसकी इस कोरोना काल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस महामारी के दौरान, इस संक्रामक बीमारी में केवल एक ही उपाय है, वो है हाइजीन, स्वच्छता। यदि अपन स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो इस तरीके की जो संक्रामक जो डिजीज होते हैं उन डिजीज से अपने और अपनों की सुरक्षा कर पाते हैं। जैसा कि कोरोना काल में अपन ने पढ़ा है, जो अभी भी चल रहा है और इतनी दिनों से अपन सावधानी रखते आ रहे हैं और आगे भी अपने को सावधानी रखना है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। कोई भी सरफेस है, हो सकता है वो सरफेस संक्रमित हो, और जो अपन बार बार हाथ टच हो जाता है तो उस दौरान यदि अपन बार बार हाथ धोते हैं, अपन स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज का कारण बनते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उन डिजीज से बचा जा सकता है। यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो हाइजीन और सैनिटाइजेशन है, ये यहाँ पर पर्सनल और कैंप दोनों के लिए है कि पर्सनल हाइजीन का किस तरीके से अपन ध्यान रखें, कैंप के दौरान जो हाइजीन है उसका किस तरीके से ध्यान रखें, और हाइजीन को ध्यान रखते हुए हम किस तरीके से अनेक जो डिजीज हैं, फूड पॉइजनिंग है, इस तरीके से अपन बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूं वो बात करता हूं पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो हैं, जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है नींद। यदि अपन व्यक्तिगत रूप से देखें तो जिस तरीके से शारीरिक परिश्रम के बाद में शारीरिक थकान महसूस होती है और उस शारीरिक थकान के लिए हम आराम करते हैं, उसी तरीके से मानसिक रूप से भी आदमी माइंडली सोचता रहता है, तब भी वो मानसिक वर्क करता है और वो मानसिक रूप से कार्य करता रहता है। तो जिस तरीके से बॉडी को शारीरिक रूप से अपने को रेस्ट करने की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से मानसिक रूप से भी रेस्ट करने की आवश्यकता होती है। और उस मानसिक रूप से जो रेस्ट का जो पार्ट है वो है नींद। यदि अपन 7-8 घंटे की नींद, 6 से 8 घंटे की नींद है, वो बहुत ही जरूरी है। और आप जानते हो कि स्वस्थ शरीर रहता है तभी नींद आती है, या यूं कहें कि यदि नींद अच्छी ले पाते हैं तो ही स्वस्थ शरीर रहता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अच्छी नींद का आना एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है, और उसी प्रकार से अच्छा स्वास्थ्य में ही अच्छी नींद आती है। तो यहां पर जो नींद है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो नींद लेना ये भी एक पर्सनल हाइजीन की एक कंपोनेंट है जो इसमें आता है। दूसरा है जैसे बाथिंग। जानते हो आप, सारी जनरल बातें हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप सभी पर्सनल हाइजीन को ध्यान में रखते हैं, पर ट्रेनिंग के हिसाब से एक बार इनकी और चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे बाथिंग है, शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो स्किन होती है, और बॉडी है
उसका जो सबसे बाह्य आवरण है वो स्किन है, आप जानते हो। और जब अपन बाहर घूमते फिरते या जो भी अपन सराउंडिंग में आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट पार्ट है सराउंडिंग के साथ में, वो स्किन है। और जब स्किन यदि साफ होगी, स्किन के अपन रेगुलरली यदि उसको अपन वॉश करते हैं, उसकी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जैसे स्किन डिजीज हैं या ऐसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रोटोजोआ या इस तरीके से जो चीज हैं जो स्किन के थ्रू अपने अंदर जाते हैं, उन सभी से बचा जा सकता है। तो रेगुलरली जो बात है वो भी हाइजीन का कंपोनेंट है। इसके अलावा जैसे ब्रशिंग है, टूथ ब्रशिंग है, वो जैसे दिन में 2 टाइम्स तो होनी चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में। क्यों आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद में जो स्मॉल पार्ट्स हैं, भोजन के जो छोटे छोटे कण हैं, वो दांतों में फंस जाते हैं, और वो जो कण हैं जो दांतों में फंस जाते हैं, वो वहां पर कैविटी का भी कारण बन सकते हैं। उनके अंदर जर्म्स भी पैदा हो सकते हैं, जिसके कारण से दांतों का गलना शुरू हो जाता है, वहां पर एसिडिक नेचर हो जाता है। तो उस कंडीशन में यदि अपन खाना खाने के बाद में रात को सोने से पहले यदि अपन ब्रश करते हैं, तो जो बक्कल कैविटी है, अपनी मुख गुहा है, उसकी अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है। और आप जानते हो कि जो मुख गुहा है वो भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो यदि वो स्वस्थ रहेगा तो खाना है उसका डाइजेशन भी इजी होगा और पर्सनल हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगी। उसके आगे की बात करें, जैसे नाखून एकदम साफ साफ रखें। नाखून के अंदर जमी हुई गंदगी जब उससे खाना खाते हैं तो वो फूड के थ्रू अपने बॉडी के अंदर चली जाती है, जो अनेक बीमारियों का कारण बनती है। बात छोटी सी है पर बात बहुत बड़ी भी है। यहां पर किसी तरीके से कहीं चलचित्रों से प्रभावित होकर के नाखून बढ़ाना, उनके अंदर अलग अलग तरीके से उनको डिजाइनिंग करना, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं रहता है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जैसे कि अपन ने देखा है कि बार बार हाथ धोते रहिए, बार बार सैनिटाइज करते रहिए। तो बार बार हाथ और सैनिटाइज करते रहेंगे, क्योंकि एक स्वाभाविक नेचर होती है आदमी की कि उसका हाथ है वो बार बार मुंह से टच होता है। आदमी बार बार आंखों से टच करता है, मुंह के हाथ लगाता है। तो हाथ पर जो जर्म्स होते हैं वो जो ओपन पार्ट्स हैं उसके थ्रू अपनी बॉडी में चले जाते हैं। तो यदि अपन बार बार हाथ धोएंगे, उसको सैनिटाइज करेंगे, तो अपने बहुत सारी डिजीज से बचा जा सकता है। तो ये आप जानते हैं कि ये सारी जो कंपोनेंट हैं वो पर्सनल हाइजीन की कैटेगरी में आते हैं, और अपने को इन पर्सनल हाइजीन का ध्यान में रखते हुए इनको अपने को अपनाना चाहिए, और अपने साथ साथ अपने परिवार में जो अपने से छोटे हैं उनको भी इस तरीके की पर्सनल हाइजीन के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको भी एक स्वच्छता का संदेश देना चाहिए। यहां पर पर्सनल हाइजीन में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उनकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे खांसी और छींक आती है, तो माउथ है उसको कवर नहीं करते हैं। खांसी और छींक आती है तो अपने को रुमाल यूज में लेना चाहिए, मुंह को ढकना चाहिए, ताकि इस तरीके से जो सामने वाला है वो कोई संक्रमित नहीं हो पाए, या उसको अपन जो अपने अंदर जो है वो उसको नहीं दे पाए। तो इसका ध्यान रखें।
अभी तो जो मास्क का प्रयोग चल रहा है वो भी इसी बात को करता है कि यदि मान लीजिए आप हैं तो दूसरा नहीं हो। तो इस बात का ध्यान रखें, छोटे बच्चों को अपने सराउंडिंग में इस बात को अच्छी तरीके से करें कि इस तरीके से खांसना छींकना है, इसका भी एक तरीका है, उसको फॉलो करें। ऐसे नहीं कभी भी छींक दिया और कभी भी खांस दिया, ये इन चीजों का ध्यान रखें। एक जैसे बार बार हाथ नहीं धोना है, और जो हाउस होल्ड है ऑब्जेक्ट हैं उनकी यदि अपन वॉशिंग नहीं करते हैं, जैसे मोबाइल है जिसको अपन बार बार छूते हैं, तो उसको भी एक बार सैनिटाइज करना चाहिए। अपने घरों के दरवाजे हैं, उन दरवाजों के हैंडल हैं, रसोई के हैंडल हैं, फ्रिज के हैंडल हैं, टीवी का रिमोट कंट्रोल है, तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को भी अपने को दिन में कम से कम 1-2 बार सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जर्म्स हैं, और ये भी एक लेख में पढ़ा है कि टॉयलेट सीट के ऊपर जो जर्म होते हैं उतने जर्म वो आपके मोबाइल पर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सारे दिन उसके टच में रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको अपन बार बार यूज में लाते हैं, उन सभी चीजों को अपने को सैनिटाइज करना चाहिए। और यदि उनको अपन सैनिटाइज करेंगे तो बहुत सारी अनवांटेड डिजीज से अपन बच सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर ये तो हो गई पर्सनल हाइजीन। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं फूड हाइजीन। फूड हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर जो अपन भोजन लेते हैं उस भोजन को किस तरीके से सुरक्षित रखें ताकि उसको अपन खा सकें, फूड पॉइजनिंग का कारण नहीं बन सके, अपना पेट खराब नहीं हो सके। तो यहां पर जो फूड हाइजीन है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आप देखिए, फूड में जैसे कटाई से लेकर के उसका भंडारण है, वितरण है, इन सारी चीजों में अपने को फूड हाइजीन का ध्यान में रखेंगे, तभी एक अच्छा स्वस्थ जो फूड है, ठीक है, एक साफ और स्वच्छ जो फूड है वो अपने तक पहुंच पाएगा। और जब साफ और स्वच्छ फूड पहुंच पाएगा तो वास्तव में ही, रियल में ही अपन स्वस्थ रह पाएंगे। यहां पर फूड हाइजीन है, उसके अंदर है कि एक तो फूड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, दूसरा है कि उसको अच्छी तरीके से पकाया होना चाहिए, यदि और उसमें जो रॉ मटेरियल है और जो कुक्ड आइटम है उसको सेपरेट करना चाहिए, और कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर। भोजन को हमेशा एक उचित टेम्परेचर के ऊपर ही रखना चाहिए, और यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स। अपने को शुद्ध पानी का यूज लेना चाहिए। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके फूड हाइजीन रख सकते हैं। फूड हाइजीन में कई कंपोनेंट हैं, जैसे मिल्क है और एग है। तो उस तरीके से अपन कैसे हाइजीन को काम में लें, तो यहां पर देखते हैं जैसे मिल्क हाइजीन। मिल्क है वो आप जानते हो कि बहुत ही सारे डिजीज ऑर्गेनिज्म हैं, उनका ये एफिशिएंट व्हीकल होता है। दूध के माध्यम से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो फैल सकते हैं। यदि दूध संक्रमित है तो यहां पर जो मिल्क है जिसको अपन काम में लेते हैं, तो मिल्क हाइजीन कैसे रखें, तो इसके लिए जैसे जिस पशु से भी अपन दूध प्राप्त कर रहे हैं उस पशु की जो सराउंडिंग है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वहां पर एकदम स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि स्वस्थ पशु है, यदि एनिमल हेल्थी रहेगा
तो उसका दूध है वो भी हेल्थी रहेगा। तो यदि मान लीजिए बीमार एनिमल है, गाय है, भैंस है, और यदि वो बीमार है तो उसका दूध काम में नहीं लेना चाहिए। जो स्वस्थ पशु है उसी का दूध काम में लें। और ये भी ध्यान रखें कि जो पशु की बांधने की जगह है वो एकदम साफ होनी चाहिए, सराउंडिंग एकदम साफ होना चाहिए। दूसरा है जैसे मिल्क हैंडलर, दूध देने वाला। जैसे घरों में तो दूध होता ही है, जिनके घरों में नहीं होता है वो बाहर से दूध लेते हैं। तो जो दूध देने वाले व्यक्ति है वो किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। उसके जो कंटेनर हैं, मिल्क के कंटेनर हैं, वो भी साफ सुथरे होने चाहिए। और उनके जो मिल्क के कंटेनर हैं वो सैनिटाइज भी करना चाहिए, साफ सुथरे भी होने चाहिए, खुद भी साफ सुथरा होना चाहिए। तभी इस तरीके के जो दूध वाले हैं उनसे अपने को दूध लेना चाहिए। इसके अलावा वाटर सप्लाई है वो सेफ होनी चाहिए। दूध में मिलाया जाने वाला जो पानी है वो भी शुद्ध पानी मिलाया जाना चाहिए। ऐसे नहीं रास्ते में हर कहीं से अशुद्ध पानी मिला लाया कोई और वही दूध अपन काम में लें। तो इसका भी जो पानी मिला रहे हैं वो भी बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। वो यदि शुद्ध नहीं होगा तो पूरा दूध ही संक्रमित हो जाएगा, जिसको पीना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो ध्यान में रख करके अपन मिल्क हाइजीन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाश्चराइजेशन, पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण एक मेथड है जो लुईस पाश्चर ने खोजी थी। और इस मेथड के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो इस तरीके से दूध वगैरह जो फूड हैं उनको एक निश्चित टेम्परेचर के लिए, निश्चित टेम्परेचर पर निश्चित टाइम के लिए रखते हैं और फिर उनको अचानक ठंडा कर देते हैं। जब इस तरीके की प्रोसेस अपनाते हैं तो उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। और जो फूड है जिसका अपन पाश्चरीकरण करते हैं उसका जो स्वाद है वो भी चेंज नहीं होता है, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर वो भी खराब नहीं होते हैं पाश्चरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर जो दूध है उसका अपन यदि पाश्चरीकरण करते हैं तो उसका जो निश्चित टेम्परेचर है वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो निश्चित टाइम है, जो डेफिनेट टाइम पीरियड है वो 1 से 2 सेकंड है। तो 1 से 2 सेकंड उसको 130 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करके फिर उसको अचानक एकदम से उसको ठंडा करते हैं तो उसका पाश्चरीकरण हो जाता है। और जो पाश्चरीकृत जो दूध होता है, जैसे कई थैली और डब्बों के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो उनको अपन फ्रिज में कई दिनों तक उसको रख करके कई दिनों तक उसको खराब होने से बचाया जा सकता है। तो यदि पाश्चरीकृत दूध का उपयोग लाते हैं तो वो भी एक मिल्क हाइजीन की कैटेगरी में है, तो इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे फिश हाइजीन, फिश हाइजीन है तो फिश जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं फिश खाते हैं तो उसमें भी ये ध्यान है कि वो फ्रेश होनी चाहिए। और जो फ्रेश फिश होती है उसके जो गिल्स हैं वो ब्राइट रेड होते हैं और उसकी जो आईज हैं वो क्लियर और स्पष्ट होती हैं। तो यदि उसके ब्राइट रेड गिल्स नहीं है तो इसका मतलब जो फिश है वो फ्रेश नहीं है। ठीक है। तो तीसरा है जैसे एग हाइजीन। एग है जो अपन मुर्गी फार्म से लाते हैं और जो मुर्गियां होती हैं वो बहुत ज्यादा बल्क में होती हैं वहां पर, तो उसके संक्रमित होने के खतरा रहता है। तो जब भी अपन एग लाएं तो उसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, उसको अच्छी तरह धो करके ही अपने को काम में लेना चाहिए। इसके अलावा और देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो वेजिटेरियन हैं
या नॉन वेजिटेरियन हैं, सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज करते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल ये एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के द्वारा इनका संचार होता है। जैसे जहां वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वहां पर यदि मान लीजिए सेफ वाटर नहीं है या और इस तरीके से वहां कंटेमिनेट जोन है, तो वहां की जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होंगे वो संक्रमित होंगे, और संक्रमित होंगे तो उनको यूज लेना है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। तो इसके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको काम में लेने से पहले अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। ये आप सभी जानते हैं। और जैसे ऐसा लगता है कि भाई ये ज्यादा खराब हो सकती हैं, तो उनको गर्म पानी से सभी को धोना चाहिए। यहां कुछ दिन पहले एक अखबार में लेख आया था कि वहां पर केरल साइड में एक ट्रक जा रहा था और वो ट्रक है वो पलट गया। उसमें सब्जियां रखी थी, तो पास में एक नदी थी, तो उस नदी में गिर गया वो, तो उसकी सब्जियां वगैरह हैं वो भी सारी उससे नदी में गिर गई। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में देखा गया कि उस नदियां हैं, उस नदी की जो सारे जो जीव थे, मछली वगैरह, वो सारी खत्म हो गई। जब उन पर खोज पड़ताल हुई, शोध किया गया, तो पता चला कि जो सब्जियां वगैरह थी उनके ऊपर इतने पेस्टिसाइड का यूज था कि वो नदी में पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी, और जिसके कारण से वो सारी जो फिश वगैरह हैं वो सारी खत्म हो गई थी। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर किस तरीके से अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, और उसकी वजह से यहां पर आप देख रहे हो कि उसका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कारण कैंसर जैसे असाध्य रोग हैं वो भी जन्म ले रहे हैं। तो यहां पर इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है कि अपने को सब्जियां हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से धो करके उबाल करके ही काम में लें। और जब इस तरीके से काम में, जैसे जनरली अपन सभी ग्रामीण एरिया से आते हैं और अपन देखते हैं कि जैसे मिर्च वगैरह में इतने पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तभी मिर्च लग पाती हैं। तो वहां पर यदि उस तरीके के मिर्च का अपन सीधा उपयोग करते हैं तो वो अपने लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, आजकल फ्रूट्स पर नई नई तकनीकी के द्वारा उनको फ्रेश रखने की कोशिश की जा रही है, जो मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है, परंतु फिर भी कुछ लोग इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं जो कि बहुत ही विपरीत प्रभाव डालता है स्वास्थ्य के ऊपर। तो इन सभी चीजों का फूड के मामले में फूड हाइजीन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फूड हाइजीन का अपन जितना अधिक ध्यान में रखेंगे उतना ही अधिक स्वस्थ रह पाएंगे। तो आप सभी कैडेट्स अपने सराउंडिंग में फूड हाइजीन के लिए लोगों को प्रेरित करें, खुद तो प्रेरित होए ही। इसके अलावा जहां पर भी इस तरीके की बात आती है तो आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से फूड हाइजीन को ध्यान में रख करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा जैसे ईटिंग प्लेस है, खाना खाने की जो जगह है, जहां अपन बाहर खाना खाते हैं या कैंप वगैरह में अपन खाना खाते हैं, तो वो जो ईटिंग प्लेस है वो किस तरीके से होना चाहिए।
तो सीधी सी बात है कि जो ईटिंग प्लेस है वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। वहां पर कोई ओपन ड्रेनेज नहीं होना चाहिए, खुली नालियां नहीं होनी चाहिए, एनिमल्स की खाद गोबर वगैरह वहां पर नहीं पड़ा होना चाहिए, वहां पर इस तरीके से बदबूदार जगह नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप खाना खा रहे हो कहीं पर, अपन बाहर जाते हैं कैंप वगैरह में, तो वहां पर इस चीज का ध्यान रखें कि जो ईटिंग प्लेस है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा जो ईटिंग प्लेस है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से साफ सुथरा रखा जा सके। जनरली वहां पर टाइल्स यदि यूज ले रहे हैं, तो यदि टाइल्स का फ्लोर है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, ताकि अपन इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इसके अलावा ईटिंग प्लेस फुली वेंटिलेशन होना चाहिए, पूरी तरीके से उसमें लाइटिंग होनी चाहिए, कीट और चूहे वहां पर नहीं होने चाहिए, मक्खियां वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये आप जानते हो, साफ सुथरा फर्नीचर होना चाहिए। तो ये ईटिंग प्लेस है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये फूड हाइजीन की बात थी। यहां पर अपन एक छोटा सा और पॉइंट लेते हैं, कैंप हाइजीन। कैंप के अंदर किस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखें। कैंप में जैसे आप जाते हो और वहां पर जो कुक हाउस है जहां खाना बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुक हाउस में जो काम कर रहा है वो व्यक्ति साफ सुथरा रहे, उसके नाखून बढ़े हुए नहीं होने चाहिए, उसके जो बाल हैं वो अच्छी तरीके से कवर होने चाहिए, उसके दस्त टाइफाइड जैसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करता हो। तो इस तरीके के जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को कुक हाउस में रखना चाहिए। दूसरा, कुक हाउस के अंदर जिस व्यक्ति को भी अपॉइंट करते हैं, मैस वगैरह जो भी होती है उसमें अपॉइंट के समय उनकी अच्छी तरीके से उसका चेकअप होना चाहिए, और टाइम टाइम के ऊपर उसको फूड हाइजीन की जानकारी भी देते रहना चाहिए, और उसको भी वो भी अवेयर रहें। इसके अलावा कैंप वगैरह में जैसे सब्जियों को काटना छीलना है वो एक सेपरेट रूम में होना चाहिए, साफ टेबल के ऊपर होना चाहिए, और भोजन है वो पकते ही तुरंत ही उसको सर्व कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भोजन 10 बजे बन गया, उसको खा 4 बजे रहे हैं, तो इतना लंबा टाइम नहीं होना चाहिए। जैसे गरम गरम भोजन है, जितना गर्म रहेगा उतना ही उसको संक्रमित होने की संभावना कम होगी उसकी, और फ्रेश रहता है तो वो अच्छा रहता है। जो कुक हाउस के अंदर जो व्यक्ति है जो मैस का काम करता है, उसको भी ये चाहिए कि वो एक्सेसिव ऑयल का यूज नहीं करें, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल दें, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल दें, बहुत ज़्यादा साल्ट और बहुत ज़्यादा शुगर का उपयोग नहीं करें। तो इस तरीके से वो प्रयोग करें ताकि पेट उट खराब नहीं हो पाए, और कैंप के अंदर अच्छी तरीके से सारी एक्टिविटीज संपन्न हो सकें। इसके अलावा कैंप के अंदर एक सोकेज पिट्स होना चाहिए, सोखता गड्ढा, जो लगभग 6 फीट गहरा और 4.5 फीट चौड़ा और फ्लाई प्रूफ, और जो अपना कुक हाउस है उससे दूर रहना चाहिए। तो जैसे जो भी वेस्टेज पानी वगैरह है वो उसके अंदर जाता रहेगा, और जो मक्खियां मच्छर हैं वो अननेसेसरी रूप से वहां से क्रिएट नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो फूड है, जो फूड प्लेस है, कुक हाउस है, वो सारे स्वच्छ रहेंगे। इसके अलावा कैंप में जो लेटरिन है वो भी 2-3 प्रकार की होती हैं, जैसे डीप ट्रेंच लेटरिन जो 8 फीट गहरा 3 फीट चौड़ा, जो मिट्टी के बैग, बांस, तार, जाल आदि से बनी हुई होती है। दूसरा होता है सोलो टेंच लेटरिन, उथला खाई लेटरिन। तो ये वहां के लिए है जहां पर यदि कैंप वगैरह 1 वीक से कम होते हैं, वहां पर इस तरीके की लेटरिन काम में ली जाती है। तो ये 3 फुट लंबी, 1 फीट चौड़ी
और 2 फीट गहरी होती है, जो एक दिन में ही भर जाती है, तो दूसरी खोद लेते हैं उसको। ठीक है। यूरिनल्स हैं वो फनल यूरिनल्स काम में लेते हैं, जिसमें सिंपल शोकेज पिट बना हुआ होता है, जो बाद में कैंप खत्म होने के बाद में ही उसको बंद कर देते हैं। तो ये इस तरीके से कैंप हाइजीन है, उसका भी अपन इस तरीके से ध्यान में रखते हैं। तो ये जो है हाइजीन है, फूड हाइजीन, कैंप हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ये टॉपिक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज आपने इस टॉपिक को पढ़ा और सुना है, ये आपके लिए लाभदायक साबित होगा और आप भी इन चीज़ों के बारे में जान करके अपने सराउंडिंग को साफ रखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप जानते हो कि पूरे देश में स्वच्छ इंडिया, स्वस्थ भारत का अभियान चल रहा है और उसी में ही आपका योगदान रहेगा। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की ये क्लास ऑफ की जाती है। थैंक्स।